यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग यूनिट वाला जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिए थे, और यूनिट में जो भी चीज़ पढ़े थे आप लोग पहले भी 9th क्लास में उसको पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन, ये 11th से स्टार्ट ही होता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन का मीनिंग होता है पावर, और इसी को आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। आपको बताया गया था कि जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंट्री है और बाकी जो भी है वो डिराइव्ड है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में होता है, और जब किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो उसका जो पावर होता है फंडामेंटल का, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। मीन्स व्हेन अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी is written in terms of product of fundamental quantities, then power or exponent of that fundamental quantities are called dimensions. तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको बताया गया था कि वेलोसिटी को अगर ब्रेक करना है, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट में ये पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को कि वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है लेंथ। तो लेंथ अपॉन टाइम, ये अभी डिवीजन फॉर्म में। इसको अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो लेंथ टू द पावर 1 होगा, और टाइम को ऊपर ले जाओगे तो टाइम टू द पावर -1। ये जो एक्सपोनेंट है 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, इसी एक्सपोनेंट को या पावर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? डायमेंशन। तो एक्चुअल मीनिंग जो डायमेंशन का होता है वो एक्सपोनेंट और पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को आप ब्रेक करके फंडामेंटल क्वांटिटी में ला सकते हैं, और जब उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है या जो पावर होता है उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन का मीनिंग होता है पावर और एक्सपोनेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या लिखे थे हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का भी होता है। वेलोसिटी को कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तब तक ब्रेक किया जाता है जब तक कि हर एक टर्म फंडामेंटल में नहीं आ जाए। तो यहाँ तक तो हम लोग यूनिट में भी लाते हैं, बस यूनिट से एक स्टेप आपको ज़्यादा काम करना है कि यूनिट को आप डिवीज़न और प्रोडक्ट दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन लिखते वक्त ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो लेंथ टू द पावर 1 और टाइम स्क्वायर नीचे है, ऊपर ले जाओ तो टाइम टू द पावर -2। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि डायमेंशन क्या होगा, तो 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसी एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ये सबको आप यूनिट में ब्रेक कर चुके हैं। जैसे फोर्स है,
फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास फंडामेंटल है, ब्रेक होगा एक्सेलरेशन, तो मास इनटू वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर मास इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो, एक टाइम पहले से है तो टाइम का स्क्वायर, तो मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। यूनिट में आप यहां तक छोड़ सकते हैं डिवीजन फॉर्म में, लेकिन अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो मास का पावर होगा 1, लेंथ का भी पावर होगा 1 और टाइम का पावर होगा -2। तो यहां अगर डायमेंशन ऑफ फोर्स पूछा जाएगा आप लोगों को तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। बहुत सिंपल तरीका है, यहां तक का स्टेप आपको बता चुके हैं यूनिट में। अगर आप यूनिट का रिवीजन किए हैं तो आपको डिराइव्ड को कैसे ब्रेक करते हैं ये बताया जा चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है तो जो डिवीजन फॉर्म में था फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट होता है, मीन्स पावर होता है, उसी एक्सपोनेंट और पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, वर्क। हम वही एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं जो 9th-10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। फिजिक्स में बहुत सारा नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी केवल यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेस सीख रहे हैं हम लोग, इसको बेसिक फिजिक्स बोलते हैं। तो वर्क आप लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को ब्रेक करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, मास इनटू एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू लेंथ। फिर वेलोसिटी को पूछा जाएगा तो मास इनटू वेलोसिटी को लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, एक टाइम पहले से है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ 2 हो गया तो लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब देखो यहां तक काम कर चुके हम लोग यूनिट में, सिर्फ एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है कि इस डिवीजन फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 2 एंड टाइम टू द पावर, नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाओगे तो -2। और जैसे ही तुम फंडामेंटल के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हो डिराइव्ड क्वांटिटी को, तो जो एक्सपोनेंट होता है वही क्या हो जाएगा, डायमेंशन, दैट इज डायमेंशन ऑफ वर्क इज 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो अगर आप ब्रेक करना जानते हैं, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको यही सिखाया जाता है कि डिराइव्ड का फॉर्मेशन फंडामेंटल से कैसे होता है, और अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, और जो उसका एक्सपोनेंट होगा वही उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। नेक्स्ट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन आप लोग समझ गए हैं, एक्सपोनेंट या क्या होता है, पावर। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला सीख जाते हैं तो फिर आपको डायमेंशन पे अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या बेनिफिट होता है कि उसमें डायमेंशन अपने आप पता चल जाता है। इसलिए जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है डायमेंशन, और बहुत सारे बच्चे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, है एक्चुअल में दोनों अलग अलग, लेकिन अगर कोई डायमेंशन पूछने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता है तो उसमें एक्सपोनेंट पता चल जाता है क्लियरली, तो इसलिए उसको सही माना जाता है। तो डायमेंशन पूछे या डायमेंशनल फॉर्मूला,
दोनों एक ही से काम चल जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं लिखना पड़ेगा 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम या 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, इस तरीक़ा से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्सपोनेंट खुद ब खुद पता चल जाता है। तो डायमेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एग्जाम में भी जो आता है वो डायमेंशन नहीं पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जाता है। या डायमेंशन भी पूछेगा तो आपको ऑप्शन में डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको लिखना आ गया, इट मीन्स वो डायमेंशन सीख गए। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो पहले जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है। तो अगर हम फंडामेंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं तो उसके हेल्प से हम लोग डिराइव्ड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या सब पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। टॉपिक क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आप लोगों को पढ़ाया गया था, और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज था जिससे कंप्लीट फिजिक्स बना हुआ है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसी 7 फिजिकल क्वांटिटी से कंप्लीट फिजिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसी से सारा डिराइव्ड का फॉर्मेशन होता है। 7 क्वांटिटी का ऐसा यूनिट आप पढ़े हुए हैं, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सिंबल बताए थे, अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो मीटर को आप m से लिख सकते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को s से, केल्विन को k से, एम्पियर को a से, कैंडेला को cd से, मोल को mol से। तो ये हम लोग यूनिट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इजीली आप केवल एक स्टेप से डायमेंशन में इन कर सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप यूनिट का लेक्चर अच्छा से देख लीजिए, तब डायमेंशन वाला पार्ट आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग काम कर चुके हैं यूनिट में। अब केवल एक नया चीज़ क्या ऐड होने वाला है इसमें, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है कैपिटल एल। जनरली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी सही होगा। लेंथ कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी। ये लेंथ मास टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। बाकी जो यूनिट का आप सिंबल देखते हैं वही डायमेंशनल फॉर्मूला में भी यूज होता है। तो केल्विन को K से, करंट को A से, कैंडेला को CD से, मोल को mol से। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। केवल लेंथ मास टाइम डिफर कर जाता है, जो यूनिट का सिंबल अलग होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन बाकी जो 4 है, जो यूनिट का सिंबल है वही सेम सिंबल आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसको कुछ लोग A से लिखते हैं और कुछ लोग डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें I से लिखते हैं, दोनों सही माना जाता है। A भी लिख सकते हो और I भी लिख सकते हो,
लेकिन पूरे मैकेनिक्स में जो फर्स्ट पार्ट होगा फिजिक्स का 11th में, जो 70% लगभग क्वांटिटी है वो तीन ही से बना हुआ, लेंथ, मास, टाइम, और एक केल्विन को ऐड कर दोगे टेम्परेचर को, तो अप्रॉक्स 100% 11th का क्वांटिटी केवल 4 ही क्वांटिटी से फॉर्म हुआ है। 7 क्वांटिटी से कंप्लीट फिजिक्स बन जाता है 11, 12 दोनों का। तो सबसे ज्यादा जो अभी यूज आने वाला हम लोग को लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, मास का M, टाइम का T। यूनिट को आप प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी लिखा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखना है या डायमेंशन जब भी लिखना है तो ऑलवेज इन प्रोडक्ट फॉर्म, हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। डिवीजन फॉर्म में डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को नहीं लिखा जाता है, ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर डिवीजन फॉर्म में है तो आप उसको ऊपर ले जाइए, पावर निगेटिव हो जाता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखो। डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ये लेंथ से फॉर्मेशन होता है और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। सेकेंड है वेलोसिटी, ब्रेक कीजिए पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, टाइम का T। डिवीजन फॉर्म में है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो LT-1 या LT इनवर्स बोला जाता है, LT-1 या LT इनवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ गया फंडामेंटल में L अपॉन टी स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला प्रोडक्ट में लिखना है तो LT-2, वेलोसिटी LT-1 और एक्सलरेशन LT-2। नेक्स्ट देखोगे फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू, मास फंडामेंटल है, एक्सलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहाँ तक यूनिट में भी काम किए हुए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो ml-2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ml-2 होता है, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। देखो साइंटिस्ट का नाम यूनिट में यूज आता है, लेकिन कभी भी डायमेंशन किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होता है। जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो केवल यूनिट में यूज होता है, डायमेंशन में साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है। तो फोर्स का डायमेंशन पूछेगा तो ml-2। एक्चुअल में ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन इससे डायमेंशन कैसे पता चल जाता है? जैसे वेलोसिटी है, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -1, यही पावर डायमेंशन कहलाता है, 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। एक्सेलरेशन LT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, डायमेंशन 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2, डायमेंशन 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना जानते हैं तो आप इजिली डायमेंशन को लिख सकते हैं। जो पावर या एक्सपोनेंट होता है फंडामेंटल का, वही डायमेंशन और डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से डायमेंशन आपको नजर आ जाता है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क को क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ब्रेक करते चलो जब तक फंडामेंटल में नहीं पहुंचे। मास इनटू एक्सलरेशन
डिस्प्लेसमेंट को लिखो लेंथ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू लेंथ, फिर लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ। सिर्फ ब्रेक करना आपको फंडामेंटल तक, तो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। फंडामेंटल में आ गया डायमेंशन मास का m, लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्रोडक्ट फॉर्म लिखोगे तो यही वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है। और पूरे फिजिक्स में 11th हो या 12th सबसे ज़्यादा यूज आने वाला डायमेंशनल फार्मूला यही है, सबसे अधिक यूज आता है फोर्स और वर्क का। और वर्क का जो होता है वही सेम होता है एनर्जी का। आप एनर्जी का भी यूनिट जानते हैं, जूल होता है, और वर्क का भी यूनिट जूल होता है, और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स का ml टी माइनस टू। आप 11th पढ़े या 12th, बहुत ही टाइप का आपको वेरियस टाइप्स का फोर्स और एनर्जी पढ़ना है। फोर्स का टाइप और एनर्जी का टाइप वैरी कर सकता है, लेकिन उसके यूनिट और डायमेंशन में कभी वेरिएशन नहीं आता है। जैसे अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, दुनिया में जितना भी टाइप का फोर्स मिलेगा, होल लाइफ आपको जितना भी फोर्स मिलता है, हर एक फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और हर एक फोर्स का डायमेंशन ml माइनस टू होता है। फोर्स का टाइप वेरी कर सकता है, लेकिन उसके यूनिट और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप एक फोर्स का यूनिट और डायमेंशन जानते हैं तो दुनिया के हर एक फोर्स का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। उसी तरीका से अगर आप वर्क और एनर्जी का यूनिट डायमेंशन जानते हैं तो दुनिया में जितना भी टाइप का एनर्जी है, हर एक एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा, और सभी एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन दुनिया के किसी भी टाइप के एनर्जी का यूनिट अगर पूछा जाता है तो वो जूल होता है, और डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू होता है। इसलिए पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज आने वाला यूनिट डायमेंशन जो क्वांटिटी है वो फोर्स और एनर्जी होता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डायमेंशन ml टी माइनस टू, एनर्जी का यूनिट जूल, और डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशन में केवल एक लेंथ का डिफरेंस है, ml टी माइनस टू फोर्स, ml स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी। इसमें l है, इसमें l स्क्वायर है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और यूनिट तो आप लोग 9-10 से जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। तो ये हो गया आपका यूनिट और डायमेंशन निकालने का तरीका। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, और पूरे मैकेनिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है 11th के फिजिक्स का, वो तीन ही क्वांटिटी से फॉर्मेशन होता है, लेंथ, मास और टाइम। तो कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं कि मास टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज है। तुम केवल एल लिखो या m0 एल t0 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि यहाँ लेंथ का डायमेंशन 1 है, यहाँ मास और टाइम तो है लेकिन डायमेंशन 0 है। सिर्फ यहाँ भी क्या है, लेंथ ही है। तो इसी को लिखने का ये तरीका होता है। जैसे कोई वेलोसिटी को लिखता है lt माइनस 1 और कोई लिखता है m0 lt माइनस 1, तब भी ये सही है। एक्सेलरेशन को लिखता है lt माइनस 2 और कोई लिखता है m0 lt माइनस 2। जो टर्म नहीं है उसका पावर 0 लिख के आप लिख सकते हैं। फोर्स में तो मास है ही, इसमें 0 नहीं होगा। अब वर्क में भी क्या है, मास है, इसमें भी m0 नहीं होगा।
जिसमें मास नहीं भी है उसमें आप m के पावर 0 लिख के उसको लिख सकते हैं। अब इतना लेंदी तरीका भी तो आप सीख रहे हैं, बेसिक क्लास कर रहे हैं, तो एक एक टर्म को ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक क्वांटिटी को कंप्लीटली ब्रेक करें। खासकर मेडिकल के एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस में जाना पड़ता है कि अगर आप पीछे वाला डायमेंशन जानते हैं तो अगला डायमेंशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट डायमेंशन कैसे निकलता है वो देखो। अगर हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन निकालना चाहें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा कि आप कितना फास्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं। पता है यूनिट और डायमेंशन आईआईटी के सिलेबस में भी है, मेडिकल के सिलेबस में भी है और बोर्ड में भी है। तो डिस्प्लेसमेंट को जैसे आप लिखते हैं लेंथ और इसका डायमेंशन होता है क्या जी एल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आपको इसको लेंथ लिखने का जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का आप डायरेक्ट जानते हैं एल, टाइम का टी, तो डायरेक्ट लिख सकते हो एल टी इनवर्स। थर्ड एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तुम वेलोसिटी का डायरेक्ट भी डायमेंशन यूज कर सकते हो, एल टी माइनस वन बाई टाइम, एक टाइम ऊपर ले जाओगे तो -1 और -1, तो देखो एक्सेलरेशन का आ जाएगा एल टी माइनस टू, वही निकाले थे बेसिक प्रोसेस से। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, अब मास फंडामेंटल क्वांटिटी है m होता है, एक्सेलरेशन का पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू। वर्क लिखना है तो डायरेक्ट लिखना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो डायरेक्ट हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डायरेक्ट प्रोसेस ये होता है, लेकिन इसके लिए आपका पीछे का पोर्शन अच्छा से रिवीजन होना चाहिए। पावर है, पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का निकल चुका है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम करोगे ऊपर ले जाओ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, एक डायमेंशन बताओ, तो मास का m होता है, वेलोसिटी का आप निकाले हुए एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट है एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, बताए थे लेंथ और विड्थ एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, वो होता है लेंथ, लेंथ विड्थ हाइट तीनों, तो डायमेंशन एल स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा जाएगा तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मीन्स लेंथ का क्यूब है, तो डायमेंशन पूछा जाएगा एल क्यूब। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी अगर पूछेगा तो मास अपॉन वॉल्यूम, यही सारा क्वांटिटी यूनिट में भी लिखे थे हम लोग, मास का m वॉल्यूम का एल क्यूब, तो डायरेक्ट लिख सकते हो एम एल माइनस थ्री। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, तो फोर्स का यूज कर सकते हो डायरेक्ट एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल, तो एम टी माइनस टू अपॉन एल, एल को ऊपर ले जाओ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जिससे आपका स्पीड बढ़ सकता है। फंडामेंटल के तक तोड़ के तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ टाइम को भी देखना होता है और थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है। तो ये सब डायमेंशन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज दो डायमेंशन आता है फोर्स और एनर्जी का, कंप्लीट फिजिक्स में 11th से लेकर 12th तक ध्यान रखना। हर एक फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और हर एक फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। जितना भी दुनिया में एनर्जी है सबका ऐसा यूनिट जूल होता है और सबका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट है जो दो फंडामेंटल पढ़ लिए हम लोग, यूनिट डायमेंशन डिराइव्ड पढ़ लिए, दो और क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़े थे सप्लीमेंट्री, जो बताए थे ना तो फंडामेंटल में आता है और ना तो डिराइव्ड में आता है। वो दो एग्जाम्पल था, एक प्लेन एंगल
और दूसरा सॉलिड एंगल, जो यूनिट में आप लोगों को पढ़ाया गया था। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो ना तो फंडामेंटल में क्वांट होता है और ना तो डिराइव्ड में क्वांट होता है। और कंप्लीट फिजिक्स में केवल यही दो क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। इस दो क्वांटिटी के अलावा पूरे फिजिक्स में एक भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट हो और डायमेंशन नहीं हो। केवल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है। बताए थे आप लोगों को यूनिट क्या बताया गया था? प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। और इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। प्लेन एंगल ऐसा यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, पढ़ा हुआ है यूनिट में, इसका होता है स्टेरेडियन। और पूरे फिजिक्स में यही दो क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। कहेगा ऐसा तो दो क्वांटिटी आप बता दिए जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। क्या फिजिक्स में ऐसा कोई क्वांटिटी है जस्ट इसका रिवर्स, जिसका डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो? तो दुनिया में ऐसा एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन होगा और यूनिट नहीं होगा। ऐसा एक भी क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में नहीं है। लेकिन केवल दो क्वांटिटी ऐसा है फिजिक्स में जिसका यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता है। तो ये को ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। हाँ, फिजिक्स में कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट होता है और ना डायमेंशन, मतलब दोनों में से कुछ नहीं होता, ना यूनिट होगा और ना डायमेंशन होगा। तो कौन कौन वो क्वांटिटी है उसी का नाम हम लिख रहे हैं अभी। कुछ क्वांटिटीज लिख देते हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। कुछ क्वांटिटीज के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। पूरे फिजिक्स में जहां भी ये क्वांटिटी मिलेगा आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस क्वांटिटी का ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। मतलब ये चीज़ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। सम important quantities having no unit and no dimension, दोनों में से कुछ नहीं होता है, ना तो यूनिट और ना तो डायमेंशन। इसमें पहला क्वांटिटी आता है नंबर्स। किसी भी टाइप का नंबर हो, नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। +2, -5, 3/2, -6/7, √2, 1.67। दुनिया के किसी भी टाइप का नंबर हो उसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब नंबर को चेंज किया जाता है तो उसके यूनिट और डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे फोर्स 5 न्यूटन का हम लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे 8 न्यूटन, तो 5 से तुम 8 कर दो, नंबर को चेंज कर दो, लेकिन यूनिट फोर्स का क्या रहेगा? न्यूटन ही रहेगा। और डायमेंशन 5 न्यूटन रहेगा तब भी होगा MLT-2, 8 न्यूटन कर दोगे तब भी होगा MLT-2। तो नंबर चेंज करने से उस यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर्स का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। दुनिया के किसी भी टाइप के नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। मेनली 6 रेशियो आप लोग यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ना तो यूनिट होगा
और ना तो डायमेंशन होगा, सब मैथमेटिकल टर्म है। जैसे वर्क का यूनिट होता है जूल, डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t-2, अभी तुरंत पढ़ा है। वो पूछता बताओ वर्क नहीं है w cos थीटा, इसका यूनिट डायमेंशन बताओ। तो ये cos थीटा देख के बहुत स्टूडेंट डर जाता है कि अब इसका क्या यूनिट डायमेंशन होगा। तो जो वर्क का होगा वही w cos थीटा का भी होगा, क्योंकि cos थीटा का यूनिट डायमेंशन नहीं होता। अगर वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन जानते हो, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, डायमेंशन अभी तुरंत बताया LT इनवर्स होता है LT-1। अब v tan थीटा कहीं आ गया, कहेगा यूनिट डायमेंशन बताओ, तो ये टर्म यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जो वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन होगा वही v tan थीटा का भी होगा। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जैसे साइन 30 डिग्री आप क्या बोलते हैं वैल्यू 1/2 हाफ वैल्यू होता है, तो हाफ केजी नहीं बोलते हैं या हाफ मीटर तो नहीं बोलते, केवल हाफ बोलते हैं, एक नंबर, और नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। 1045 डिग्री 1 वैल्यू होता है, लेकिन 1 सेकेंड या 1 केजी या 1 मीटर नहीं होता, तो उसका भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अटैच हो जाता है तो वो उसके यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। उससे ना तो यूनिट में कोई बदलाव होगा और ना तो डायमेंशन में कोई चेंज आएगा। थर्ड होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी मैथ का टर्म है, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब फिजिक्स में यूज आएगा एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा तब वहां देखेंगे, मैथ्स में पढ़ना है। और इसको लिखा जाता है e⁻x। तो ये टर्म भी फिजिक्स में जब मिलेगा तब ये ध्यान रखना है, इसका ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन, और e का वैल्यू होता है 2.71। e का वैल्यू क्या होता है 2.71। फोर्थ होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं, ये भी मैथ्स का टर्म है। तो लॉग एक्स का भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन। लेकिन लॉग को ध्यान रखना, दो बेस पर लिखा जाता है, लॉग एक्स ऑन बेस 10 और एक होता है लॉग एक्स ऑन बेस e। मैथ्स में दोनों लॉग पढ़ना है, लेकिन बेस 10 वाला लॉग जनरली केमिस्ट्री में यूज आता है और बेस ई वाला लॉग जो होता है ये फिजिक्स में यूज आता है। फिर लॉग का डिटेल लॉग चैप्टर में पढ़ेंगे, बार बार समझाया जा रहा है। अभी हम लोग केवल यूनिट और डायमेंशन पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब का अपना एक अलग अलग टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर यूनिट डायमेंशन छूट के हम लोग नए टॉपिक में पहुंच जाएंगे, तो डेविएट कर जाएंगे अपने मेन टॉपिक से। तो लॉग एक्स कहीं भी फिजिक्स में यूज होगा तो जनरली ई वाला यूज होता है, बेस ई। इसी को जिस लॉग का बेस ई होता है उसको हम लोग लिखते हैं ln x। ln x लिखने से फायदा क्या होता है कि बेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। जिस लॉग का बेस 10 है उसको ln कभी नहीं लिख सकते हैं, जिस लॉग का बेस e है केवल उस लॉग को हम लोग ln लिख सकते हैं। और log x का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। फिफ्थ है एक्सपोनेंट और पावर। अगर कोई टर्म पावर या एक्सपोनेंट में है उसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जैसे 4 मीटर का स्क्वायर, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई कहता है 4 टू द पावर 2 मीटर तो ये मीनिंगलेस है। पावर में कभी भी यूनिट और डायमेंशन नहीं हो सकता है। पावर केवल एक नंबर होता है, इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो एक्सपोनेंट और पावर का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। लास्ट टर्म द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स अगर 4 मीटर अपॉन 2 मीटर करते हो
लेंथ अपॉन लेंथ, सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट है, क्वांटिटी का रेशियो है, तो यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन भी कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 होगा। तो रिजल्ट में ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। जैसे 20 जूल अपॉन 10 जूल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी अपॉन एनर्जी, तो केवल 2 आएगा, तो ना तो इसका यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। 10 सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, फिर सेकेंड कैंसिल, रिजल्ट केवल 5 होगा। टाइम अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एनर्जी, लेंथ अपॉन लेंथ। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी का ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन भी कैंसिल होगा। तो जहां भी ये टर्म आपको 2 साल में फिजिक्स में मिलता है तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इस टर्म का ना तो यूनिट होता है और ना डायमेंशन होता है। तो इसमें टर्म कौन सा आया? फर्स्ट है नंबर्स। नंबर्स यूनिट डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, नंबर्स का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। सेकेंड होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये टर्म अगर कोई अटैच होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो उसका भी ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन। वी कॉस थीटा है, क्या डायमेंशन बताओ, तो जो वी का डायमेंशन होगा वही वी कॉस थीटा का भी होगा। यूनिट जो वी का होता है वही वी कॉस थीटा का होगा। साइन कॉस टेन या सेक कॉसेक और कॉट यूनिट डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। थर्ड क्या है आपका? फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड एक्सपोनेंशियल, जिसको e टू दी पावर x लिखते हैं, इस टर्म का भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको log x बोलते हैं, इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। log को 2 तरीका से लिखा जाता है, ऑन बेस 10, ऑन बेस e। बेस 10 जनरली केमिस्ट्री में यूज आता है, बेस e फिजिक्स में। दोनों log डिटेल से पढ़ना है मैथ्स में आपको, लेकिन इसलिए जिस बेस log का बेस ही होता है उसको ln x लिखते हैं और इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। पावर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट रेशियो अगर रहेगा तो उसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अलग क्वांटिटी है, टाइम अलग क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन होगा। लेकिन अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी ऊपर और नीचे हो तो उसका जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का यूनिट डायमेंशन मिलेगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर आप यूनिट पे सही तरीका से काम किए हैं, बार बार इस बात को बोला जा रहा है कि अगर आप डायमेंशन का लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप यूनिट का जो पिछला लेक्चर है उसको देखिए। तो आपको केवल एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी डिराइव्ड को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना होता है, यहां भी डिराइव्ड को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना होता है। डिफरेंस क्या है कि यूनिट को आप प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखाता है। ये दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। तो अगले क्लास कुछ फॉर्मूला से और कुछ तरीका से दिखाएंगे आपको कि कैसे अगर कोई फॉर्मूला पता है हमको तो डायमेंशन निकाला जा सकता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए तो उसी से डायमेंशन का पता चलता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।